हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज से हम एक सीरीज शुरू करेंगे कि आपको अगर ऑस्ट्रेलिया आना तो आप कैसे आओ। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको एक बेस बना के दूंगा। ठीक है, कि आपने करना क्या, फुल प्रोसेस समझा दूंगा एक ही वीडियो में कि ये सीन होगा। फिर हर स्टेप पे एक वीडियो आती जाएगी। ठीक है, एक फुल फ्लैश उस पर डेडिकेटेड वीडियो। ठीक है, वो मैं डालता रहूँगा एक्सप्लेन करके हर स्टेप को। ठीक है, तो इससे तुमको बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी तुमको एक बेस बन जाएगा, फिर उसके बाद तुमको अच्छी तरह डिटेल में भी पता चलता जाएगा कि हमने करना कैसे है या उसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या है ना, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, पॉजिटिव, नेगेटिव्स, हर चीज़ तुमको मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना है करके रख लेना। ठीक है, ताकि तुम मिस मत करो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, जो कि आपकी 12th स्टैंडर्ड। तो लोग पूछते हैं कि हमको 12th में कितने परसेंट मार्क्स लेने चाहिए। ठीक है, तुम्हारी एडमिशन 60% मार्क्स पे भी हो जाएगी, बट अगर तुम 80 to 85% मार्क्स रखोगे तो उससे तुम्हारे को स्कॉलरशिप मिलनी ईजी हो जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ की जो स्टडी है वो काफ़ी कॉस्टली है, तो स्कॉलरशिप से कुछ परसेंट तो तुमको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसलिए तुम टारगेट करो कि तुम 80 to 85% प्लस जितना जाओगे उतना ही बेनिफिशियल हो। मेरे 12th में कितने थे, मेरे 12th में 92% थे। और हाँ, मैं कोविड बैच वाला हूँ तो मैंने पेपर नहीं दिए थे। ठीक है, वो लोग कहेंगे तो छोले दे के पास हुआ है। मैंने छोले भी नहीं दिए भाई, ऐसे ही पास हो गया। मैंने सबसे पहले सिडनी में अप्लाई किया था। यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली थी। अब तुम सोच रहे हो कि मैं फिर ब्रिस्बेन क्यों बैठा हूँ। और अभी मेरी जो करंटली स्कॉलरशिप है वो है 25% यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड के अंदर। तो अब तुम सोच रहे हो कि मैंने 50% क्यों छोड़ी, मैं यहाँ क्यों आया। क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी कंफ्यूज था। जैसे कि हर बच्चा होता है कि मुझे कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया। मेरे को मिल गई थी, बट मैंने उनका रिस्पॉन्ड तक नहीं किया क्योंकि मैंने कनाडा जाने की सलाह बना रखी थी पूरी। तो करके मेरी 50% जो स्कॉलरशिप है वो चली गई। तो ठीक है, तुम मेरी जैसी गलती मत करना। तब तो मेरी जो नर्सिंग है काफ़ी ईजी और काफ़ी चीप तरीके से होती है ना, सस्ती बहुत पड़ती। बट अब भी चलो ठीक है, 25% कुछ तो कम है, बट उसके कंपेरेटिव देखो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लॉस हुआ था उस चीज़ को लेकर कि मेरे माइंड में क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे जाना कहाँ है। इसलिए तुम अपने माइंड में बना के रखना कि तुमने जाना कहाँ है। मेन पॉइंट ये है कि तुमको 80 to 85% टारगेट करने हैं ताकि तुम अच्छी स्कॉलरशिप ले सको। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तुमने कोर्स सेलेक्ट करना है। लोग कहेंगे कि या तो तुम पीटी या फिर आइल्स के अंदर जल्दी से जल्दी एडमिशन लो, वो भी बहुत ज़रूरी है, बिना टाइम वेस्ट करे लो। बट उससे पहले तुम्हें क्लियरिटी बनाओ कि तुमको कोर्स कौन सा लेना है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने नर्सिंग सेलेक्ट किया, मैंने नर्सिंग किया, मैं नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग में 12th के बाद आया था। तो तुम मानो कि तुमने कोर्स सेलेक्ट किया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुमको पता होगा कि इसमें मेरे को कितने रिक्वायरमेंट है, मुझे 7E चाहिए, मुझे 6.5 चाहिए, ओवरऑल मुझे कितने चाहिए। ठीक है, तो उससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे पास एक गोल होगा कि मुझे इतने लेने तुम इफेक्टिव होगे ज़्यादा पढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो ये मेरी एक तुमको टिप है कि तुम पहले कोर्स सेलेक्ट करो और उसका जो गोल है तुम वो सेट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो अगर तुमने 2 साल में 50 लाख का गोल रखा है तो तुम कर लोगे। उस टाइप तुमको पता होगा कि मैंने कैसे जाना। लेकिन तुम कह दो कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है, तो वो इतनी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। तो तुमको पता होगा कि मुझे कितने बैंड्स चाहिए या फिर है ना, पीटी का देखो तो कितना स्कोर चाहिए, तो उससे तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, कोर्स सेलेक्ट करा, अपना आइल्स के अंदर एडमिशन लो। ठीक है, आइल्स या पीटी दोनों दे सकते हो। तो मेरे जो बैंड थे, मेरे 15 बैंड थे। ठीक है, अब सोचो कैसे है, क्योंकि मैंने बोथ आइल्स और पीटी दिया था। आइल्स में मेरे थे 7.5 ओवरऑल, बट मेरे राइटिंग के अंदर 6.5 रह गए थे, तो उस वजह से मैं नर्सिंग में नहीं आ सकता था। नर्सिंग के अंदर चाहिए होते हैं 7 ईच। ठीक है, तो मेरे को वो ड्रॉप करके मुझे पीटी करना पड़ा। वो मैंने 2 दिन पढ़ाई करी थी पीटी की और तब मेरे 7 ईच आ गए थे। ठीक है, तो मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि तुम भी पीटी ट्राई करो, क्योंकि वो कंपैरेटिवली आइल्स के ईजी है और दोनों चीज़ें वैलिडेट होती है। ऐसा नहीं कि अगर तुम आइल्स कर रहे हो तो तुम्हारी फाइल स्ट्रॉन्ग है, या पीटी कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग है, दोनों बराबर माने जाते हैं। ठीक है, तो तुम कोशिश करो कि जो तुमको ईजी और बेटर मेथड लगे तुम वो करो, और अपने कोर्स के हिसाब से ही उस पर, ठीक है, वो डालो, मतलब वो डालो। बात करो, मेरे 15 मिनट आया, वर्ड मुझे आ नहीं रहा यार, तुम उसको डंके पे चोट मारो। ठीक है, क्या बोल रहा। अब तुमने आइल्स के अंदर भी एडमिशन ले लिया, अब ये नहीं कि सिर्फ आइल्स ही पढ़ी चलो, साथ साथ तुमको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे क्या है, सीट्स बहुत जल्दी फेल होती है, तो तुमको अब अपनी सीट भी ग्रैब करनी है। मान लो तुमको 3 महीने या 4 महीने लग गया आइल्स करते करते, वहाँ तो सीट भर की तुम्हारा इंटेक चला जाएगा। ठीक है, तो तुमको डालना है ऑफर लेटर। अब तुम सोचोगे कि आइल्स के बिना कैसे ऑफर लेटर डलेगा, तो एक तरीका होता है कंडीशनल ऑफर लेटर का। उसके अंदर एक कंडीशन लिखी होगी कि हम तुमको सीट दे रहे हैं, बट तुमको हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी
पूरी करनी है, रिक्वायरमेंट जैसे कि 7 ईच की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ठीक है। तो ये सब वो कंडीशनल ऑफर लेटर के अंदर आएगा। तो तुम बिना आइल्स कंप्लीट या पीटी कंप्लीट किए भी ऑफर लेटर डाल सकते हो। अब ऑफर लेटर किसका डालोगे? ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी में तुमको जाना है तो तुमको साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का सर्च करना पड़ेगा कि मुझे किस एरिया में जाना है, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। हमारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पर है, वेदर से इफेक्ट होते हो, हेल्थ का कंसर्न है तो वेदर का कर लेना, ठीक है। तो मैं तुमको कहूँगा कि तुम ब्रिस्बेन में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है, मेरी यूनिवर्सिटी है, सही यूनिवर्सिटी, बढ़िया, ओके रिपोर्ट, फीस भी कम, पढ़ाई भी अच्छी, लेवल भी अच्छा, रेपुटेशन भी अच्छी, गुड, थम्स अप ब्रो, थम्स अप। तो जनरली लोगों में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हमेशा लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, लेवल 2 की यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती या वहाँ पे रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता है। तो मैं तुमको कंफर्म कर दूँ इस बात का कि मैं जो हूँ एक लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में हूँ, और तुम देख लो, तुमको यहाँ खड़ा होकर ज्ञान दे रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लेवल 2 में अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। बात में सीधी सीधी इतनी सी है कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो चेकिंग होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। और लेवल 2 की यूनिवर्सिटी चला देती है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, है ना। तो जो एम्बेसी है उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा लेवल 1 पे होता है कि इसने तो अच्छी तरह करी होगी, इसलिए वो ज़्यादा चेक करते हैं। ऑब्वियसली चेक तो वो भी करेंगे, बट इतना डीपली चेक नहीं करते, और जो अप्रूवल के चांसेस होते हैं वो स्लाइटली 1-2% ज़्यादा हो जाते हैं। बट लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है तो एम्बेसी भी उसको गो थ्रू करती है अच्छी तरह, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई फ्रॉड करता है या फिर कोई चालाकी करना चाह रहा है ना, या फिर कोई जेन्युइन फाइल नहीं लगा रहा अपनी उस केस में, तो अब वो रिजेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एम्बेसी उसको स्ट्रिक्टली चेक करती है। बस इतनी सी बात है। अगर तुम्हारी फाइल जो है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन एंड कोई इशू वाली बात नहीं है, लेवल 2 में ट्राई करो, कोर्स अच्छा मिल रहा है, स्कॉलरशिप अच्छी मिल रहा है, तो बिल्कुल ट्राई करो, बहुत अच्छे चांसेस है कि तुम्हारा वीज़ा आएगा। बट अगर फाइल जेन्युइन है, अगर तुमने फेक किया तो अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने फोकस करना है अपनी आइल्स और पीटी के ऊपर, ठीक है। और उतने टाइम में तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या करना है, आईटीआर और फंड्स इकट्ठे करने हैं। आईटीआर्स आपकी पिछले 2 साल की, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 2 साल की मांगती है, मेरी ने भी 2 साल की मांगी थी, बट आप उसको 3 ईयर्स की करके रखो। अगर वो ऑन स्पॉट अगर तुमसे वो 3 ईयर्स की मांग ले तो तुम्हारे पास पड़ी हो, इसलिए 3 साल की आईटीआर और फंड्स के ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है। और पिछली वीडियो के कमेंट्स में मेरे को एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा जो एजेंट है वो कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से फंड्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि वो करना चाहिए नहीं, तो उसको है एक बिग नो, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, एक तो वो फंड्स वो 6 मंथ्स पुराने नहीं होंगे, ठीक है। तुमको उसका सोर्स दिखाना पड़ेगा कि ये सोर्स कहाँ से आया, फिर तुम्हारा जो एजेंट है वो सोर्स दिखाएगा। और इस सब के बीच में अगर किसी को भी कॉन्फिडेंस ना आया, मतलब एम्बेसी को किसी से भी कॉन्फिडेंस ना मिला या थोड़ा बहुत लगा कि ये यार यहाँ पे कैच है कोई, या फिर कोई रेड फ्लैग लगा, तो उन्होंने बिना किसी चीज़ के रिजेक्ट कर देना, क्योंकि फंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए इन चक्रों में मत पड़ो। मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ कि अपनी फ़ाइल ओरिजिनल रखो, जितना कर सकते हो, जितना जेन्युइन रख सकते हो रखो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने फंड्स पे वीडियो बना रखी है, 3 टाइप्स से आप कैसे इकट्ठा कर सकते हो, उसको कंसीडर कर लो, उसको चेकआउट कर लो, ठीक है। तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा उस वीडियो से। अब तुम्हारा आएगा आइल्स का रिजल्ट। अब तुमको जीटी क्लियर करना है, ठीक है। आइल्स का रिजल्ट यूनिवर्सिटी को शो करो, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं मीनवाइल उसको शो करो, ठीक है। तुम्हारा सबको शो करके यूनिवर्सिटी तुमको एक इंटरव्यू के लिए भी बुला सकती है। उसके अंदर जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके फादर क्या काम करते हैं, ठीक है, आप कौन से कोर्स में आ रहे हो, वो पूछेंगे तुमको नॉलेज है भी कि नहीं है, सिर्फ एजेंट ही तुम्हारा सब कुछ बता रहा है। इंटरव्यू की तैयारी एजेंट्स करवाते होते हैं, वो ज़रूर से करो। कोई पता नहीं कब इंटरव्यू आ जाए। मेरा जो इंटरव्यू था एक यूनिवर्सिटी से आया था, एक से नहीं आया था, ठीक है। जिससे आया था वो मेरा क्लियर हो गया था, बट मैंने वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी फॉर सो रीज़न। उसके बाद जब तुम्हारी जीटी क्लियर हो जाती है तो वो तुमको बोलते हैं फ़ीस भरने के लिए। फ़ीस भरने के लिए भी तुम 2-3 तरीके से कर सकते हो, या तो यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट बैंक में डाल दो, या फिर फ्लाई वायर करके एक चीज़ होती है उससे डाल सकते हो, या फिर जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है वेस्टर्न यूनियन का, ठीक है। मैंने कंसीडर किया था बैंक अकाउंट में डालने का, बट वो बैंक अकाउंट मेरे को नहीं दिया था यूनिवर्सिटी ने, मेरे को नहीं मिल पाया था, तो मैंने फ्लाई वायर से भरा था। अब मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि तुम बैंक अकाउंट में भरो अगर तुम्हारे पास है यूनिवर्सिटी का। रीज़न क्योंकि जो फ्लाई वायर और जो वेस्टर्न यूनियन है वो बीच में अपना थोड़ा प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है, अपना वो बीच में कमीशन रखते हैं और कन्वर्जन चार्ज भी लगता है। तो बैंक अकाउंट में डालोगे तो सिर्फ कन्वर्जन चार्ज लगेगा, उनको कंसीडर करोगे तो उनसे तुमको कमीशन भी उन पे पड़ेगा, ठीक है, उनका प्रॉफिट भी तुमको देना पड़ेगा।
लगेगा। तो उस चीज़ के लिए तुम बैंक अकाउंट कंसिडर करना, बट नहीं है तो इन दोनों कंपनीज़ के अंदर देख लेना तुमको कहाँ चीप पड़ रहा है और तुम डाल सकते हो। जो फीस होती है वो जनरली तुम 1 ईयर की भी भर सकते हो, 6 मंथ्स की भी। मैं तुमको कहूँगा 6 मंथ्स की भरो, उसके बाद यहाँ आके अपना 1 सेमेस्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टार्टिंग में वो बोलेंगे कि नेक्स्ट फीस भरो, तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। वो बेटर है, बेटर एक ऑप्शन है। और अब मेरी फ़ीस आ रही है तो मेरे को क्या ऑप्शन है, या तो मैं 12,000 डायरेक्टली भर दूँ या फिर मैं उसको धीरे धीरे भर दूँ, बट मुझे एक डेडलाइन दे दी कि इस तक आपको पूरी करनी है। जैसे मर्जी करो, चाहे आज तुम $2,000 डाल दो, कल 4,000, फिर 6,000, जैसे मर्जी करो, या एक ही बारी में 12,000 डालो, जितने भी डालना है। ये यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती होती है, तो मैं तुमको कंसिडर करूँगा 6 मंथ्स की डाल के आओ, पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। अब तुमने फीस भी भर दी, एक अदर टॉपिक होता है OSHC, ओवरसीज़ हेल्थ कवर। अब जो यूनिवर्सिटी है वो फीस के साथ OSHC भी मांगेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी का जो रिकमेंडेड ओवरसीज़ हेल्थ कवर है तुम उसको ऑप्ट करना चाहते हो तो तुम उसको फीस के साथ इंक्लूड करके कर सकते हो। 3 इयर्स का कोर्स है तो 3 इयर्स का हेल्थ कवर लेना पड़ेगा, 2 इयर्स का है तो 2 इयर्स का, जितना तुम्हारा स्टे होगा ऑस्ट्रेलिया में उस हिसाब से तुमको हेल्थ कवर लेना पड़ता है, ठीक है। मैं तुमको क्या रिकमेंड करूँगा, बूपा का लो या फिर अलायंस का लो, ठीक है। मेरे पास मेडी बैंक है, मेरे से गलती हुई थी, मैंने थर्ड पार्टी लिया था, मैंने अपने एजेंट को बोला था कि मुझे ये दिला दो, ठीक है। एजेंट की गलती नहीं कह रहा मैं अपने जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी गलती कह रहा हूँ। वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। तुम बूपा कंसीडर करो या अलायंस कंसीडर करो, थोड़ा सा चाहे महंगा होगा $200-300 पर बिल्कुल वर्थ है, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो के आती है COE, ठीक है। यही चीज़ थी जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। CO आ चुकी है, एक तुमको अब बनवानी है CA रिपोर्ट, ठीक है। CA रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, तुम्हारा जितने भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना इंडिया में, तुम्हारे पास व्हीकल कौन से है, प्रॉपर्टी कितनी है, गोल्ड कितना है, उन सब को कलेक्ट करके तुमको बताना है कि हमारी नेटवर्थ जो है वो इतनी है। अब ये बताने का रीज़न क्या है, ये बनाने का रीज़न ये है कि तुम इंडिया में फाइनेंशियली स्टेबल हो और तुम कोर्स करने के बाद वापस इंडिया आओगे। अगर तुमने इनको कभी भी शो कर दिया कि तुमने यहीं रहना है या तुम सिटीजनशिप के लिए आए हो, वहीं पे वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को तो भूल ही जाओ, तुमने सिटीजनशिप का नाम ही नहीं लेना, ठीक है। CA रिपोर्ट से क्या होगा, हम इंडिया के अंदर वापस आएंगे अपना कोर्स कंप्लीट करके, हम यहाँ पे नहीं रहना है, ठीक है। हम बस पढ़ने आए हैं, फिर उसके बाद हम अपने अब घर चले जाएंगे, ठीक है। तुम अपने CA के पास जाओ, वो तुमसे 4-5,000 रुपीज़ लेंगे, ठीक है। वो सब कुछ निकाल के दे देंगे, ठीक है। इसके अंदर तुम अपने व्हीकल इंक्लूड कर सकते हो, ज्वेलरी इंक्लूड कर सकते हो, अपने प्रॉपर्टीज़, घर, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। CA रिपोर्ट ऐड करो और COE ऐड करके अपनी फाइल लॉन्च कर दो, ठीक है। तुम्हारे जितने भी फाइनेंशियल्स थे वो सब कुछ इकट्ठा होके तुम्हारा एजेंट कर देगा और तुम्हारी फाइल लॉन्च होगी, ठीक है। अब तुमने रोज़ मंदिर जाना है, भगवान को प्रे करना है कि भाई प्लीज़ अब कर दो कृपा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तुम्हारी हैप ID आएगी। तुमने सुबह फाइल लॉन्च करी, शाम तक एक तुम्हारी हैप ID बन के आएगी जिससे तुमको मेडिकल करवाना। एफिलिएटेड जो ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल्स करते हैं उनके पास जाओ, अपनी हैप ID दो, मेडिकल करवाओ, और अगर वो पॉजिटिव हुई, ठीक है, अगर मतलब कि पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर बीमारी पॉजिटिव हुई तो तुमको भी मेल आएगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हुई इन द सेंस कि अगर अच्छा हुआ है ना, गुड न्यूज़ हुई, मतलब सब कुछ नेगेटिव हुआ, कोई तुमको बीमारी नहीं है, ठीक है, डिजीज़ फ्री हो तुम, तो वो सिर्फ एम्बेसी को जाएगी। तुम्हारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा कि तुम्हारा सब सही है या कुछ भी है, बट अगर कुछ गलत है तो तुम्हारे पास भी आएगी, एम्बेसी पास भी आएगी। फिर तुमको वो क्योर करके या फिर उसका कोई जो भी इलाज है उसको क्योर करके तुमको दोबारा मेडिकल करवा के फिर फाइल करनी पड़ेगी। तो ये सीन होता है, ठीक है। तो टेंशन मतलब सब बढ़िया होगा, अपना मेडिकल कराओ और दो, और फिर वेट करो वीज़ा आने की। फिर जो नेक्स्ट ईमेल होगी वो तुम्हारी वीज़ा की होगी, ठीक है। फिर आओ यहाँ पे मौज मारो, ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और एक मैं चीज़ तुमको बता दूँ कि अगर तुमको कोर्स वगैरह चेंज करना, ठीक है, तुमको अगर कोई इंडिया से कोर्स नहीं मिल पा रहा, मतलब मिल रहा है बट तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, मान लो तुम सिर्फ एज अ वीज़ा अप्रूवल के लिए वो कोर्स लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे आके वो चीज़ें चेंज हो सकती है। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुमको कोर्स सेट नहीं बैठा, तो 6 मंथ्स के बाद आई थिंक तुम उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस जिस यूनिवर्सिटी की COE तुमको आई है वो कैंसिल करवानी है, जिसमें जा रहे हो और कौन सा कोर्स है उसकी COE लेके अपना करते रहना कंटिन्यू। बस तुमको थोड़ा वीज़ा एक्सटेंड वगैरह करवाना पड़ेगा, तो वो भी सीन होता है, बट मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि वो बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो कोशिश करो इंडिया से एक अच्छा सा कोर्स लेके आओ
उसके अंदर तुम वेल कर रहे हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर तुम्हारा नहीं मन लग रहा है, सो एंड सो रीज़न से तुम चेंज करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। वो भी बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, बस एक बार आ जाओ, यहाँ पे आ जाओगे, उसके बाद जो मर्जी करना तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो ये था आई थिंक सारा प्रोसेस कि तुमको स्टेप बाय स्टेप ऑस्ट्रेलिया कैसे आना है, ठीक है। बीच बीच में मैंने अपनी टिप्स भी दे दी, तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, उसमें बता देना कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई या फिर तुमको स्पेशली कुछ चाहिए, या फिर वीडियोस तो आ रही हैं, कोई सजेशन, जो भी सब कुछ है कमेंट्स में बता देना, ठीक है। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, थैंक यू। फाइल लॉन्च करोगे तुम्हारे पास, ये मेरा दोस्त अंदर काम कर रहा है, वो